मित्रों, परोप संधि के इस क्लास में अगला जो सूत्र है कौन सा है? आचो अंत्याद टी। यानी जो परोप संधि पढ़ रहे थे तो परोप संधि में हमने सूत्र पढ़ा दिया था, उसके बाद कुछ वार्तिकें आ रही थी, उन वार्तिकों को आज हम इस क्लास में पढ़ ले रहे हैं, ताकि क्योंकि कुछ जो पाणिनि से जो छूटे शब्द थे वह शब्द महर्षि कात्यायन ने इनको पूर्ण किया है, तो उन्हीं की वार्तिकें हैं या पतंजलि की वार्तिकें हैं, तो उन वार्तिकों को हम पढ़ रहे हैं और इनसे पेपरों में प्रश्न पूछे भी जाते हैं। देखिए क्या है, परोप संधि के अंतर्गत अगला जो सूत्र है क्या है? आचो अंत्याद टी। क्या है? आचो अंत्याद टी। और कैसा सूत्र है? टी संज्ञक सूत्रम। क्या है? टी संज्ञक सूत्रम। तो पहले आप समझिए टी क्या होता है। तो टी मैंने बताया था, जैसे महेश्वर सूत्रों में इत संज्ञा होती है वर्णों की, उसी प्रकार से यहाँ पर वर्णों की टी संज्ञा होती है। अर्थात टी संज्ञा का मतलब होता है वाक्य में जो शब्द तो वर्ण तो आएंगे, लेकिन वह वर्ण ऐसे रहेंगे वो किसी काम लायक नहीं रहेंगे, क्योंकि जो जो टी संज्ञक वर्ण होते हैं वह किसी न किसी रोग से ग्रस्त होते हैं, या हम कहें कि उन वर्णों का हम प्रयोग नहीं करते हैं। ठीक उसी प्रकार से जैसे कि आपके घर में कुछ सदस्य, मान लीजिए 5 सदस्य हैं, उसमें 2 सदस्य क्या बीमार हैं, तो क्या है और गंभीर बीमारी से ग्रस्त हैं, और कोई पूछने आता है कि आपके घर में कितने सदस्य हैं, तो हम गिनती कराएंगे कि हमारे घर में 5 सदस्य हैं, लेकिन काम करने वाले यानी कामदार वर्क करने वाले कितने व्यक्ति हैं, तो वर्क काम करने वाले केवल 3 व्यक्ति रहेंगे, उसमें से 2 बीमार हैं। लेकिन क्या है, हम जब गिनती कराएंगे, जब संख्या बताएंगे तो हम 5 ही बताएंगे। तो उसी प्रकार से वर्णों में जब वर्णों के अंतर्गत जब हम शब्दों को लिखेंगे या वाक्यों को लिखेंगे तो लिखेंगे पूरा, लेकिन संधि समास आदि कार्यों में उन कुछ वर्णों की टी संज्ञा हो जाएगी, अर्थात उनका हम प्रयोग नहीं करेंगे, क्योंकि ऐसे वर्ण किसी न किसी रोग से ग्रसित होंगे, तो ऐसे वर्णों का हम प्रयोग संस्कृत में नहीं करेंगे। अगर करते हैं तो हमारी संधि बन के आ रही है वह संधि कहीं न कहीं गलत हो जाएगी, या इस लौकिक संसार में जो शब्द प्रचलित हैं वह शब्द बन करके नहीं आएंगे। इसीलिए कुछ संधियां यहाँ पर वार्तिक के रूप में दी गई हैं। तो अब देखिए, आपको टी बता दिया, अब सूत्र को देखिए क्या लिखा, आचो अंत्याद टी। तो पहले देखिए क्या है, आज क्या दिया है, आज का मतलब क्या होता है? स्वर। आज का मतलब स्वर होता है। फिर कह रहा अंत्यादि, कह रहा अंत में होने पर, स्वर अंत में होने पर, अंत में होने पर। इसका मतलब क्या है? आचो अंत्यादि टी का मतलब क्या होता है? आच और अंत्य, अर्थात अगर किसी शब्द के बाद में क्या है, कोई स्वर है तब, ठीक है। उसके बाद कह रहा इत्यादि, इत्यादि का मतलब होता है इसके अलावा। क्या है, अब इसको पढ़ लेते हैं। यदि किसी शब्द के अंत में स्वर हो, यदि किसी शब्द के अंत में स्वर होने पर, या किसी शब्द के अंत में स्वर होता है तब, या किसी शब्द के अंत में क्या है, स्वर होने पर मात्र अंत वाले स्वर की, क्या है, मात्र अंत वाले स्वर की टी संज्ञा होती है। एक कंडीशन हमारी ये मिली, ठीक है। किसी शब्द के अंत में स्वर होने पर तो मात्र अंत वाले स्वर की ही टी संज्ञा होगी और किसी वर्ण की टी संज्ञा नहीं होगी। जैसे कि क्या है, अब अगर मैं लिख रहा हूं राम, क्या लिखूं, राम मैंने लिखा, तो अब राम लिखने के बाद अब इस परिभाषा को परिभाषित कर दीजिए। यदि किसी शब्द के अंत में
स्वर होने पर तो मात्र अंत वाले स्वर की क्या है, स्वर की क्या होती, टी संज्ञा होती। कैसे, इसको आप तोड़िए। रा है, रा में कौन सी मात्रा है, दीर्घ आ है, उसके बाद माँ है, और माँ में क्या हो जाएगा, हलंत हो जाएगा, उसके बाद हरा सो आशा आपके सामने निकल करके आ जाएगा। तो कहने का मतलब यह है, तो यहाँ पर इस वाले वर्ण में या इस वाले शब्द में क्या है, मात्र आ की टी संज्ञा होगी। किसकी, मात्र आ हर्ष आ की टी संज्ञा होगी, अन्य किसी वर्ण की टी संज्ञा नहीं होती। अर्थात हम संधि समास जब आज करेंगे तो ऐसे शब्दों का हम लोप कर देते हैं, क्योंकि कुछ शब्द ऐसे हैं कि सांसारिक या इस लौकिक बोलचाल में जो शुद्ध लिखने के लिए हम ऐसे संज्ञों, ऐसे वर्णों को क्या हम उनकी टी आदेश कर देते हैं, ताकि जो जो इस लौकिक संसार में शब्द प्रचलित हैं वह उसी प्रकार से प्रचलित रहें। तो इसका हो गया, इसको समझ लिया। यदि किसी शब्द के अंत में स्वर होने पर तो मात्र अंत वाले स्वर की क्या होती है, टी संज्ञा होती। क्या होती है, टी संज्ञा होती है। एक कंडीशन हो गई। उसके बाद दूसरी कंडीशन क्या कह रहा है, यदि किसी शब्द के अंत में शुद्ध व्यंजन वर्ण होने पर, किसी शब्द के अंत में शुद्ध व्यंजन वर्ण होने पर तब उस व्यंजन के साथ व्यंजन के पहले वाले स्वर की भी टी संज्ञा होती है। यह समझने की जरूरत है। क्या कहा, ये पहले देखिए क्या कहा, यदि किसी शब्द के अंत में मात्र शुद्ध व्यंजन है, क्या है, सॉरी क्षम्यताम, कह रहे थे किसी शब्द के अंत में अगर शुद्ध स्वर है तो मात्र शुद्ध स्वर की ही टी संज्ञा होती है, अर्थात उस शब्द का हम उस वर्ण का प्रयोग नहीं करते हैं जिसकी टी संज्ञा हो जाती, जैसे राम में माँ की टी संज्ञा हो गई है। दूसरी कंडीशन में कहा, यदि किसी शब्द के अंत में शुद्ध व्यंजन वर्ण होने पर तब उस व्यंजन के साथ व्यंजन के पहले वाले स्वर की भी टी संज्ञा होती है। जैसे अब यहाँ ये हमने लिखा मनस, क्या लिखा, हमने मनस लिख लिया। और देखिए क्या कहा, किसी शब्द के अंत में शुद्ध व्यंजन मिला, क्या मिला, सा मिला, व्यंजन होने पर तब उस व्यंजन के साथ व्यंजन के पहले वाले स्वर की भी टी संज्ञा होती। जैसे इसको आप तोड़िए, माँ और इसके बाद ना, उसके बाद आ, उसके बाद सा, ठीक, ऐसा, ये ऐसा टूट के आया। तो अब देखिए, अब आपकी परिभाषा पूर्ण हो रही है। यदि किसी शब्द के अंत में शुद्ध व्यंजन वर्ण होने पर, तो किस शब्द के अंत में शुद्ध व्यंजन क्या आया, सा आ गया। उसके बाद होने पर तब उस व्यंजन के साथ, इस व्यंजन के साथ व्यंजन के पहले वाले स्वर की भी टी संज्ञा होती है, अर्थात आ की भी टी संज्ञा होगी और सा की भी टी संज्ञा होगी। समझ गए? यानी किसी शब्द के अंत में अगर शुद्ध स्वर है, अगर तोड़ने के बाद शुद्ध स्वर आ रहा है तो मात्र उस स्वर की टी संज्ञा करेंगे, और अगर किसी शब्द के अंत में शुद्ध व्यंजन आ रहा है तो उस शुद्ध व्यंजन वर्ण के पहले वाले भी स्वर की टी संज्ञा और साथ में शुद्ध व्यंजन की भी टी संज्ञा कर देंगे, दोनों की टी संज्ञा करेंगे। जैसे यहाँ पर मनस में अ और सा की टी संज्ञा हुई है। और टी संज्ञा का मतलब होता है कि ऐसे वर्ण जो किसी न किसी रोग से ग्रसित हैं, अगर टी संज्ञा नहीं करेंगे तो जो बोलचाल में जो कुछ उदाहरण आ रहे हैं आपके सामने वह गलत हो जाएंगे, इसीलिए आवश्यकता पड़ी टी संज्ञा करने की। इसी क्रम में आप टी संज्ञा जान लिए, उसी से संबंधित एक क्या है, वार्तिक है। देखिए सामने क्या लिखा हुआ है, कह रहा सकंद्वादिषु, क्या लिखा है, सकंद्वादिषु पररूपम वाच्यम, क्या है, पररूप विधायक वार्तिक। ये कैसी वार्तिक, सूत्र नहीं, ये कैसी है, ये वार्तिक है। कह रहा है कि क्या कहता है, सकंद्वादि गणों के शब्दों में,
सकंद्वादी गणों के शब्दों में उनकी सिद्ध के अनुरूप टी को पररूप का विधान कर देना चाहिए। अब जो मैंने यहाँ टी किया था उस टी का प्रयोग इस सूत्र में अब होगा। फिर देख लीजिए कैसा सूत्र है, नहीं वार्तिक है। कैसी वार्तिक है? पररूप विधायक वार्तिक। वार्तिक का नाम क्या है? सकंद्वादिषु पररूपम वाच्यम। वाच्यम का मतलब वार्तिक होता है। कह रहे सकंद्वादि गणों के शब्दों में उनकी सिद्ध के अनुरूप टी को पररूप कर देना चाहिए। ऐसा है कि संस्कृत में कुछ गण बताए गए हैं, उन्हीं में से एक गण है सकंद्वादि गण। उस गणों में कुछ शब्द हैं, उन्हीं शब्दों की या उन्हीं वर्णों की चर्चा हम यहाँ पर करेंगे। जैसे क्या है, उदाहरण आपके लिए जैसे सक धन अंधु। क्या है? सक धन अंधु। क्या है? सक धन अंधु। अब देखिए ये का है और यहाँ पर क्या है? आ है। तो क्या करेंगे, चूंकि सकंद्वाद गण का से शब्द है इसलिए इसमें देखिए, चूंकि हम, और दूसरी बात है कि हम स्वर संधि पढ़ रहे हैं, तो जब स्वर का मेल स्वर से कराएंगे तभी स्वर संधि होती। और स्वर संधि के अंतर्गत कौन सी है? परोक्ष संधि है। और परोक्ष संधि में कौन सा है? अचोन्त्या टी, और टी के बाद क्या है? सकंद्वादि पररूपम वाच्यम। क्या कहता है? अब इसके अनुसार पहले हम करेंगे स्वर संधि की परिभाषा करेंगे, और जो शेष बचेगा हम सकंद्वादि पररूपम वाच्यम से हम क्या सूत्र को, इन उदाहरणों को हम करेंगे। देखिए जब स्वर का मेल स्वर से करेंगे तब स्वर संधि पूरा होगी, यानी सा। देखिए उसके बाद का और आ गया है, इससे मैं का से मैंने क्या निकाला? हर्ष आ निकाल दिया। उसके बाद अंधु। ठीक है। अब यहाँ स्वर संधि की परिभाषा पूरी हो गई, स्वर का मेल स्वर से हो रहा है। ठीक है। अब इस सूत्र को लगाइए। कह रहा है सकंद्वादि गणों के शब्दों में उनकी सिद्ध के अनुरूप टी को पररूप कर देना चाहिए। चूंकि इसमें क्या है? आ को हम करेंगे टी, और इसी टी को पररूप, और जो टी होगा इसी का पररूप को हम लगा देंगे आगे। तो कह रहे वही कह रहे विधान कर देना चाहिए। तो जो शब्द बन करके आएगा तो क्या बन के आएगा? क्या बन के आएगा? सकंधु। क्या बन के आएगा? सकंधु। सकंधु शब्द इस लौकिक संसार में प्रचलित है। आपका सकांधु कोई शब्द नहीं है, इसीलिए इसको टी करने की आवश्यकता पड़ी, या इसी आ को लोप करने की आवश्यकता पड़ी। तो इसमें कौन संधि है? इसमें है पर रूप संधि है। और समास कौन सा है? इसमें समास है आपका षष्ठी तत्पुरुष समास। कौन सा है? षष्ठी तत्पुरुष। फिर देख लीजिए सक धन अंधु संधि में, ये विच्छेद में क्या करना है आपको? इसको पररूप करना है। किसको? सक आदि शब्दों के गणों में जो आ आएगा, जो शुद्ध स्वर आता है लास्ट में, उसी की हम टी करेंगे। तो हम हरा स्वर आ की टी कर दिया। टी करने के बाद इसका लोप हो जाएगा। ठीक है। इस सूत्र से किससे लोप करेंगे? अचो अंत्यादि टी। ये कह रहा है टी शब्द के अंत में स्वर होने पर तो मात्र अंत वाले स्वर की, तो किस शब्द के अंत में? सक में क्या है? का में क्या है? आ आया है। तो इस वाले केवल स्वर की हम टी संज्ञा करेंगे। फिर कहा कि सकंद्वादि गणों के शब्दों में उनकी सिद्ध के अनुरूप टी को, जो टी का लोप हुआ है उसी को हम पररूप कर देंगे। तो क्या मिला? सकंधु शब्द बन करके आ गया। अगला उदाहरण देखिए, कर्क धन अंधु। क्या है? कर्क धन अंधु। ठीक। और इसमें किसकी मात्रा है? किसका कौन स्वर है? का में हर्ष आ है। हर्ष आ हम बाहर निकाल देंगे, इसमें हलंत आ जाएगा का में। शेष अंधु को हम इसी प्रकार से लिख देंगे। अब स्वर का मेल स्वर से हो रहा है, तो यहाँ पर स्वर संधि की परिभाषा हो गई। उसके बाद इसको लगाएंगे कि शब्द के अंत में क्या है? स्वर होने पर तो मात्र उस अंत वाले स्वर की हम टी संज्ञा कर देंगे। ठीक है।
उसके बाद ये बात ठीक आ गई कि सखंद्वादिगणों के शब्दों में उनकी सिद्ध के अनुरूप, मतलब जो सिद्ध के अनुरूप का मतलब होता है जो इस लौकिक संसार में प्रचलित है, इसकी बात कर रहा है। तो कह रहे हैं कि टी को पर रूप का विधान कर देना चाहिए, इसका मान खत्म हो गया। अब ये हरस आ का में जुड़ जाएगा तो क्या बनेगा, करकंदू। क्या बनेगा, करकंदू में कौन संधि, पर रूप संधि। ठीक है, षष्ठी तत्पुरुष समास, षष्ठी तत्पुरुष समास। खैर जब समास का प्रकरण आएगा तो वहां पर हम बातचीत विस्तार से करेंगे। इसको देख लीजिए। ठीक है, अगला उदाहरण लेते हैं इसको। ये तो हो गया। अब अगला देखिए उदाहरण क्या है, पत धन अंजलि। क्या है, पतत धन अंजलि, अंजलि। देखिए यहाँ पर क्या है, व्यंजन है, तो उसमें इसके इसी परिभाषा में क्या कहा था कि अगर किसी शब्द के अंत में शुद्ध व्यंजन है तो कह रहे हैं व्यंजन के साथ आगे वाले स्वर की भी संज्ञा हम करेंगे। तो हम क्या करेंगे, इसको हम तोड़ देंगे, इसको भी तोड़ना पड़ेगा तभी बन पाएगा। ठीक है, धन अंजलि हो गया। ठीक है, तो इसकी भी संज्ञा होगी, इसकी भी संज्ञा होगी। ठीक है, उसके बाद ये क्या करेंगे, इसको आको ता में जोड़ेंगे तो क्या बनेगा, पतंजलि। क्या बनेगा, पतंजलि। पतंजलि में कौन सा संधि, पर रूप संधि। कौन संधि है, पर रूप संधि, पर रूप संधि। कोई पूछता है पतंजलि में कौन संधि, तो पर रूप संधि। समास कौन सा है, बहुब्रीहि समास। कौन सा है, बहुब्रीहि समास। ठीक, कौन समास है, बहुब्रीहि समास है। अगला उदाहरण देखते हैं, मृत धन अंडा। मृत धन अंडा। ठीक है, मृत धन अंडा। कुछ नहीं, ता में कौन सा है, हरस्व आ है, हरस्व आ क्या कर दिया मैंने, बाहर निकाल दिया, धन अंडा। ठीक, अब यहाँ पर देखिए कुछ आपको कुछ दूसरा नजर आएगा। देखिए जब, क्योंकि इस लौकिक संसार में इससे बनने वाले शब्द दोनों प्रचलित हैं, इसीलिए दो शब्दों का प्रयोग किया गया। दो शब्द यहाँ बन करके आएंगे। एक जब हम पररूप कर रहे हैं, अगर पररूप में क्या है, इसका टी कर रहे हैं तो क्या बन के आ रहा है, मृतंडा। क्या बन के आ रहा है, मृतंडा। क्या बन के आया, मृतंडा। ठीक, एक तो यहाँ पर ये कौन संधि हुई, पर रूप संधि हुई। कौन संधि हुई, पर रूप संधि हुई। लेकिन इसी को अगर हम आगे बढ़ा रहे हैं तो देखिए आगे बढ़ाने पर क्या होता है कि मृत, ठीक है, धन आ अंडा। ठीक है, ये आ धन आ बराबर क्या बना, दीर्घ आ बना। तो क्या बना, क्या बनेगा यहाँ पर एक, अच्छा इसमें करें एक सूत्र आता है, तत् आगता सूत्र से वृद्धि को आर आदेश हो जाएगा। यानी कि देखिए यहां से ले रहे हैं, मत धन अंडा। ठीक, अब क्या करेंगे, इसको हम वृद्धि करना है। परिभाषा क्या होती है, यदि हरस, अच्छा क्या है, नहीं कहा गया, कौन सूत्र आएगा, तथागता। कौन सा आएगा, तथागता सूत्र से वृद्धि को आर आदेश हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, आर। क्या हो जाएगा, आर। क्या, तो क्या बन जाएगा, मारतंडा। क्या बनेगा, मारतंडा। मारतंडा में कौन संधि है, वृद्धि संधि। कौन संधि है, वृद्धि संधि। कौन संधि है, वृद्धि संधि। ठीक, आगे देखिए अगला उदाहरण है, सीम धन अंत। क्या है,
सीम धन अंत, इसको देखते हैं। अगला उदाहरण सीम धन अंत। सीम धन अंत, याद रखिए संस्कृत में वही उदाहरण प्रयोग होंगे जो लौकिक संसार में प्रचलित हैं, प्रयोग हो रहे हैं। ऐसा कोई उदाहरण प्रचलित नहीं होगा, नहीं आएगा जिस संसार में प्रचलित नहीं है, जिसका प्रयोग नहीं हो रहा है। तो देखिए सीम धन अंत, क्या करेंगे, इसको हम माँ से क्या करेंगे, आ निकालेंगे, ठीक है। उसके बाद अंत आ देंगे, उसको पररूप का विधान कर देंगे। आचो अंत्याद, आचो अंत्यादि, आचो टी से क्या करेंगे, आ की टी से क्या कर देंगे, और सकंद्वादिगणों के शब्दों में उनकी सिद्ध के अनुरूप आ को क्या कर देंगे, पररूप कर देंगे। तो क्या बनेगा, बनेगा सीमंत। क्या बनेगा, सीमंत। ये शब्द भी प्रचलित है संसार में, ये शब्द भी संसार में, इस लौकिक संसार में प्रचलित है। और इसका अर्थ होता है मांग। क्या होता है, मांग। और मांग का अर्थ मांग भरने वाली। क्या होता है, मांग भरने वाली। और अगर इसको हम आगे बढ़ा रहे हैं सीम धन अंत को, तो एक और बन के आ रहा है, देखिए। और ये भी इस संसार में क्या है, प्रचलित है। देखिए तो माँ में कौन स्वर है, आ है, तो मैं हरस आ मैंने माँ से निकाल दिया। धन अंत, अब देखिए आ धन आ बराबर क्या हो गया, दीर्घ आ बना, इनका मान खत्म हो गया। खत्म होने के बाद शेष जो भाग बचेगा इसको हम नीचे उसी प्रकार से लिख देंगे। अब क्या, अब ये स्वर आगे वाले व्यंजन में जोड़ेगा तो क्या बनेगा, सीमांता। तो सीमांता शब्द भी इस लौकिक संसार में प्रचलित है और इसका अर्थ होता है बाउंड्री। क्या होता है, बाउंड्री होता है। क्या होता है, बाउंड्री। बाउंड्री, इस सीमांता का अर्थ मांग होता है और सीमांता का अर्थ बाउंड्री होता है। और समास कौन सा होगा, षष्ठी तत्पुरुष समास। ठीक, अगला उदाहरण देखते हैं। अगला है साधन अंगा। क्या है, साधन अंगा। ठीक है, अगर इसमें क्या है, हरस रा में से आ निकाल दिया, उसके बाद आया, अब स्वर संधि हमारी आ गई, समझिए। ठीक, तो कौन सूत्र लगाएंगे, अचो अंत्या टी लगाएंगे। तो क्या है, हर क्या स्वर है, तो स्वर की टी संज्ञा कर देंगे। तो क्या बनेगा, सारंगा। क्या बनेगा, और इसको टी को पररूप कर देंगे तो क्या बनेगा, शारंगा। क्या बनेगा, शारंगा। और इस सारंगा का अर्थ होता है, इस सारंगा का अर्थ होता है मयूर। क्या होता है, मयूर। क्या होता है, मयूर। अगर हम सारंगा शब्द ले रहे हैं तो इसका अर्थ होता है मयूर। अगर दूसरा अर्थ ले रहे हैं, अगर हम इसको दीर्घ बना रहे हैं, देख क्या बन रहा है, सार्धन अंगा। अंगा, देखिए क्या बन रहा है आपका, रा में कौन सा स्वर है, हर्ष आ है। और इस अंगा को हम क्या करेंगे, आगे लिख देंगे। ठीक है, आधन आ बराबर दीर्घा, और शेष जो भाग बचेगा उसको हम उसी प्रकार से लिख देंगे। ठीक, क्या बनेगा, सारंगा। अगला क्या बनेगा, सारंगा। और सारंगा का अर्थ होता है पुष्ट। क्या होता है, पुष्ट। और संधि कौन सी है, दीर्घ संधि। यहाँ पर कौन संधि है, दीर्घ संधि। अगर हम पररूप संधि कर रहे हैं तो इसका अर्थ मयूर होगा, लेकिन अगर हम दीर्घ संधि कर रहे हैं तब इसका, जब दीर्घ संधि कर रहे हैं तो कौन सा क्या शब्द बन के आएगा, सारंगा। सारंगा का अर्थ होता है पुष्ट, पुष्ट होता है, तगड़ा, तंदुरुस्त। और संधि होगी दीर्घ संधि। अगर यहाँ पर सारंगा कर रहे हैं तो इसका अर्थ होगा मयूर, और यहाँ पर कौन संधि होगी, पररूप। कौन होगी, पररूप संधि।
ठीक है। यानी सारंगा शब्द में परूप संधि मयूर शब्द है और सारंगा शब्द का अर्थ होता है पुष्ट और डी संधि हुई। और एक उदाहरण देखते हैं। अगला देखिए लांगल धन ईसा। लांगल धन ईसा, ठीक है। देखिए अब यहाँ क्या कौन सा स्वर है, कौन सा अच है, हरस्व आ है। हरस्व आ में आ बाहर निकाल दिया, धन ईशा। वैसे आ धन ई मिलेगा क्या होता है, ए बनता है। ए बनते तो वहां गुण संधि हो जाती, लेकिन यहाँ गुण नहीं करना है तो किस संधि का निषेध कर दिया है, गुण संधि का निषेध, मैंने गुण संधि को रोक दिया है। देखिए हम अचो अंत्यादि टी से क्या करेंगे, इसका लोप टी संग इसका लोप कर देंगे और सकंद्वादि कर्मक शब्दों सकंद्वादि शब्द सूत्र से क्या करेंगे, टी को प्रयोग कर देंगे तो क्या बनेंगे, क्या बन के सामने निकल कर आएगा, बताइए, लांगलीशा। क्या बनेगा, लांगलीशा। क्या बन के आएगा, लांगलीशा में कौन संधि है, पररूप संधि। कौन संधि है, पररूप संधि। क्या है, पररूप संधि। उसके बाद और देखते हैं कुल धन टा। देखिए कुल धन अगर आपसे पूछता है कुलटा में कौन संधि है, तो कुलटा में पररूप संधि है। कुल धन टा, देखिए ला में कौन सा स्वर है, ला में हर्षव है। हर्षव मैंने बाहर कर दिया क्योंकि स्वर संधि पढ़े, सर्वप्रथम मैं स्वर संधि पढ़ा रहा हूँ और स्वर संधि की परिभाषा मैं पूरी करेंगे। तो मैंने क्या, और अब देखिए कुछ गलती हो रही है, आटा है तानी आटा है, वही तो कुछ गलती हो रही है। कुल धन आटा, अब देखिए आटा को लिख दे रहा हूं, ठीक। तो अब इस यहाँ पर मुझे देश नहीं होना चाहिए, कुलाटा होना चाहिए, लेकिन कुलाटा कोई शब्द इस संसार में कोई प्रचलित नहीं है, इसलिए कुलाटा शब्द नहीं बनाएंगे। क्या बनाएंगे, अचो अंत्यादि टी से हम टी को टी संज्ञा कर देंगे और संगद्वादि पंचम वाचन से क्या है, इसको क्या कर देंगे, पररूप कर देंगे तो क्या बनेगा, कुलटा। अब कुलटा का तो आप लोग जानते ही, ज्यादा बताने की जरूरत नहीं है। तो इस तरीके से और किस संधि का निषेध हो गया, यहाँ पर दीर्घ संधि का निषेध हो गया, यानी दीर्घ संधि का बाध्य कर दिया है। तो आज मैंने मुख्य रूप से जो मुख्य उदाहरण है या मुख्य सूत्र है, उन सूत्रों की चर्चा मैंने स्वर संधि में आपको पूरा कर दिया है। पहले आपको मैंने देश संधि पढ़ाया था, उसके बाद गुण संधि पढ़ाया है, उसके बाद वृद्धि संधि पढ़ाया है, इसके बाद अयाद संधि, फिर यण संधि, उसके बाद आपको पूर्व रूप, फिर प्रकृति भाव, फिर पर रूप, ठीक है। ये संधियाँ स्वर संधि में आते हैं। कुछ शेष उदाहरण जो रह गए हैं, कुछ जो शेष सूत्र रह गए हैं, उन सूत्रों को अगले बैच में क्योंकि कंटिन्यू करेंगे, क्योंकि अभी समय कम है, परीक्षा नज़दीक है और आज से हमारी स्वर संधि का समापन होता है। अगले क्लास में आपके सामने नए जोश के साथ व्यंजन संधि आएगी और आशा करता हूँ व्यंजन संधि आपके समझ में जरूर आएगी। इसलिए आप क्लास में बने रहिए और हमें सपोर्ट करिए, लाइक करिए, मेरी आपसे बहुत अपेक्षाएं हैं, ठीक है। इसी के साथ अब हम स्वर संधि को हम विराम देते हैं। अगले क्लास में हम व्यंजन संधि पढ़ेंगे। जय हिंद, जय भारत।